गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 के आज के वर्चुअल लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम जिस चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे उसी के कंटिन्यूएशन में जो टॉपिक आज हम शुरू करेंगे वो है द्रवों का ऊष्मीय प्रसार, दैट इज़ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड एक्सपैंड करते हैं तो उसी के हम अभी हमने उस दिन 3 तरह के अल्फा, बीटा और गामा पढ़े थे, तो अब हम लिक्विड से शुरू करेंगे कि उनके एक्सपेंशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, द्रवों मतलब लिक्विड्स का कोई निश्चित आकार नहीं होता, उन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, अतः द्रवों में केवल आयतन प्रसार ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आयतन मतलब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ही होगा। जो इस चित्र में आपको दिखाया जा रहा है, इस चित्र में किसी द्रव को एक फ्लास्क में रखा है। फ्लास्क में लगी पतली नली में द्रव P बिंदु तक है, चढ़ा है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं सभी, P बिंदु तक। फ्लास्क को गर्म करने पर फ्लक्स में प्रसार होता है, जिसके कारण नली का द्रव का तल गिरता है। ठीक है, क्योंकि फ्लास्क ग्लास का बना है, गर्म करने पर क्या होगा, ये ग्लास फैलेगी तो वाटर लेवल पहले कहाँ आ जाता है, गिर के Q पर आ जाता है। गर्म फ्लास्क में जब ऊष्मा द्रव को मिलने लगती है, अब फ्लास्क गर्म हो गया, अब वो कहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा, वो अपने ऊर्जा को कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, इस लिक्विड पे। ठीक है, इस द्रव पे। तो अब द्रव आपका प्रसार करना शुरू करेगा, तो द्रव को मिलता है, तो द्रव और फ्लक्स दोनों ही आयतन में वृद्धि होती है, किंतु द्रव में प्रसार फ्लक्स के प्रसार से अधिक होने के कारण नली में द्रव अब Q से चढ़ता हुआ कहाँ चला जाएगा, R तक पहुँचेगा। तो पहले मान लेते हैं द्रव का आभासी प्रसार कितना है, PR। ठीक है, P से R, एक्चुअल द्रव कहाँ से था, P था, और चढ़ कहाँ गया, R पर। और द्रव का वास्तविक प्रसार कहाँ से हुआ, वो Q से R चढ़ा, क्योंकि पहले वो P से Q गिरा, फिर दोबारा राइज करके R तक गया। तो फ्लक्स का प्रसार कितना था, फ्लक्स फैला तो लिक्विड P से Q पे गिरा, तो इसका मतलब फ्लक्स में कितना प्रसार हुआ, जितना भी हुआ उसकी वजह से PQ आपका लिक्विड फॉल हुआ, तो फ्लक्स का प्रसार कितना होगा, PQ। तो हम देख सकते हैं कि QR वो किसके बराबर है, QP प्लस PR। ये दिख रहा है, इसका मतलब द्रव का वास्तविक प्रसार किसके बराबर है, द्रव बर्तन का प्रसार प्लस द्रव का आभासी प्रसार, मतलब जो आपका लिक्विड है उसका एक्चुअल जो आपका एक्सपेंशन है वो किसकी क्या है, वो है आपका जो भी आपने यूटेंसिल रखा है उसमें कितना एक्सपेंशन हुआ, और जो आपका लिक्विड है उसमें कितना आपका सुपरफिशियल एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, आभासी, वर्चुअल। द्रव का आभासी प्रसार गुणांक, अपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड। एकांक ताप वृद्धि के लिए द्रव के आयतन में आभासी वृद्धि तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन का अनुपात द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहलाता है। मतलब एकांक, यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज, फॉर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम इसमें देखें तो ये क्या होता है, आपका द्रव का आभासी प्रसार गुणांक, अपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड। ये क्या होगा, ऊपर होगा द्रव का आयतन में आभासी वृद्धि, जो आपके द्रव है, लिक्विड है, उसमें जो आपका अपरेंट एक्सपेंशन आया है, डिवाइडेड बाय जो आपका इनिशियल आपका वॉल्यूम था इनटू चेंज इन द टेम्परेचर। तो ये हम गामा ए से दिखाते हैं, ये होगा डेल्टा V ओवर V इंटू डेल्टा T। जब हम ये वाला एक्सपेंशन कर रहे थे तब भी हमने यही डेल्टा V, चेंज इन द वॉल्यूम, ठीक है, कितना चेंज आया है द्रव्यमान में, आयतन में, आयतन और उसका वास्तविक प्रारंभिक आयतन क्या था वही लिया है हमने, अपॉन V इंटू डेल्टा T। अब मैं इसको अगर इस तरफ लेके चली जाऊँ तो डेल्टा VA क्या होगा, गामा A इंटू V इंटू डेल्टा T। द्रव का वास्तविक प्रसार, रियल एक्सपेंशन कितना होगा, एकांक ताप वृद्धि में द्रव के आयतन में वास्तविक वृद्धि, मतलब फॉर यूनिट टेम्परेचर चेंज, द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो एक्चुअल में हुआ है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, प्रारंभिक आयतन के अनुपात को, उसका रेशो हम किससे ले रहे हैं, अनुपात मतलब रेशो किससे ले रहे हैं, जो उसका इनिशियल
वॉल्यूम था, द्रव का प्रारंभिक आयतन था, इनटू ताप में वृद्धि, इसे हम वास्तविक प्रसार गुणांक कहते हैं। तो द्रव का वास्तविक एक्चुअल रियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होगा, गामा आर। ये होगा द्रव के आयतन में वास्तविक वृद्धि, मतलब चेंज इन द वॉल्यूम, द एक्चुअल चेंज, द रियल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय द्रव का प्रारंभिक आयतन, मतलब इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू ताप वृद्धि, जो ताप में वृद्धि मतलब टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है। तो इसको वी आर, डेल्टा वी आर इसमें सफिक्स लगा के चलेंगे, डेल्टा वी आर अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा वी आर होगा गामा आर वी इंटू डेल्टा टी। अब बर्तन का आयतन प्रसार गुणांक, एकांक ताप वृद्धि के लिए बर्तन में आयतन में वृद्धि, एकांक ताप वृद्धि मतलब यूनिट टेम्परेचर चेंज, इसे हम क्या कहेंगे, यूनिट टेम्परेचर चेंज। एकांक ताप वृद्धि के लिए बर्तन के आयतन में वृद्धि कितने, मतलब उसके यूटेंसिल के वॉल्यूम में जो इंक्रीज हुआ है, तथा बर्तन के प्रारंभिक आयतन का अनुपात डिवाइडेड बाय द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द यूटेंसिल को हम आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो बर्तन का आयतन प्रसार गुणांक Vg क्या होगा, बर्तन के आयतन में वृद्धि मतलब इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द यूटेंसिल डिवाइडेड बाय द इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन द टेम्परेचर और इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, गामा जी बराबर डेल्टा वी इंटू जी। जी इसका सफिक्स है, मतलब ये बता रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, उस यूटेंसिल, उस बर्तन की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय वी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से हम डेल्टा वी जी जो निकाल सकते हैं वो होगा गामा जी वी इंटू डेल्टा टी। द्रव के वास्तविक प्रसार गुणांक तथा आभासी प्रसार गुणांक में संबंध क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक बराबर द्रव का आभासी प्रसार गुणांक प्लस बर्तन का आभासी प्रसार, मतलब एक्चुअल द रियल चेंज, द रियल एक्सपेंशन इन द लिक्विड इज इक्वल टू द virtual change in the volume of the liquid plus the change in the change of volume of the utensil। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूलेज को हम यहाँ पर पुट करेंगे। V डेल्टा टी इसमें भी है, इसमें भी, इसमें ये कट हो जाएगा तो वी आर होगा वी ए प्लस वी जी। द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक बराबर द्रव का आभासी प्रसार गुणांक प्लस बर्तन के पदार्थ का आभासी प्रसार गुणांक। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है जल का असंगत प्रसार, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वाटर जो है एनामोलस एक्सपेंशन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि ठंड प्रदेशों में भी मछलियाँ बिलो 0 डिग्री पर भी जीवित रहती हैं, वो इसी की वजह से होता है। जल को 100 से 4 के बीच गर्म करने पर वो फैलना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो फैलता है। तो जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री के बीच गर्म करने पर ये पानी के साथ, सिर्फ जल के साथ है, ओनली वाटर के साथ, कि एक्सपैंड नहीं करता, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब ये फैलता नहीं है, ये सिकुड़ता है। ये ही वाटर का, यही जल का एक एनामोलस बिहेवियर, असंगत प्रसार है। सब फैल बढ़ जो है आपका प्रसार करते हैं, सब जो है आपके गर्म करने पर फैलते हैं, लेकिन एक 0 से 4 पर, सिर्फ 0 से 4 पर एक पानी ही है जो सिकुड़ता है। किसी निश्चित आयतन के जल का ताप कमरे के ताप से 4 तक ठंडा किए जाने पर वो घटता है, तो डेफिनेटली घटाने पर उल्टा बिहेव करेगा। 4 डिग्री से नीचे ताप पर जल का आयतन बढ़ता है तथा घनत्व भी घटता, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घट ही जाएगा, वो उसका जो है आपका डेंसिटी कम हो जाएगी। कोई चीज़ अगर फैल रही है तो डेफिनेटली उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। 4 डिग्री ताप से ऊपर ताप बढ़ाने के किसी निश्चित आयतन के जल का आयतन बढ़ता है तथा घनत्व घटता है। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री पर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल के आयतन व ताप के बीच का वक्र अगर आप देखें तो आपको क्या दिखेगा, देखिए कि जल के घनत्व व ताप के बीच का ये ग्राफ है। देखिए ये आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, और ये आपका क्या है, इस तरफ है आपका घनत्व के साथ। तो पहले घनत्व टेम्परेचर के साथ बढ़ना, मतलब घनत्व को बढ़ना, वो एक्सपैंड होना चाहिए था, तो ये घट के तब ये 4 के बाद देखिए तब टेम्परेचर के साथ ये बढ़ने लगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जो सिर्फ पानी ही शो करता है।
तो जल के असामान्य प्रसार के लाभ क्या है? ठंडे प्रदेशों में जाड़ों के दिनों में वायुमंडल का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। जल का घनत्व 4 डिग्री पर सर्वाधिक होता है, अतः जलाशय के जो एकदम तल पे है, पैंदों पे जो पानी होगा वो अगर 4 डिग्री सबसे भारी है वो नीचे चला आएगा। तो जलाशयों के पैंदों पर उपस्थित जल का ताप 4 डिग्री बना रहता है तथा ऊपरी सतह में वो 0 होने के कारण बर्फ से ढक जाता है। अब आप सबको पता है कि बर्फ कुचालक होने के कारण नीचे से ऊष्मा का प्रवाह नगण्य रहता है, अतः पेंदी का ताप 4 डिग्री सेल्सियस पर ही बना रहता है, जिसके फलस्वरूप नीचे हमेशा, क्योंकि भारी है, नीचे आपका 4 डिग्री रहेगा। ऊपर चूँकि हल्का है, ऊपर की लेयर 0 डिग्री पर होगी, जम जाएगी, और चूँकि कुचालक है ऊष्मा की बर्फ, तो जो अंदर की गर्मी है उसे वो बाहर जाने नहीं देगी। तो 4 डिग्री का जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो काफ़ी जो आपके जल में विचरने वाले जब जीव जंतु हैं वो जीवित रह सकते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से ही होता है। और क्या है? सर्दी की रातों में जल पाइप कभी कभी फट जाता है। सर्दियों में जब वायुमंडलीय ताप 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है तो पाइप में उपस्थित जल बर्फ बन जाता है। बर्फ का घनत्व जल से कम होने के कारण आयतन बढ़ जाता है। पाइप में फैलने की जगह सीमित होने के कारण पाइप का दबाव बढ़ता है, जिससे पाइप फट जाती है। ठोस तथा द्रव के घनत्व पर ताप का प्रभाव क्या होता है? माना 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस या द्रव का घनत्व D0 है, ठीक है, घनत्व का मतलब डेंसिटी, तथा आयतन V0 है, मतलब वॉल्यूम। T डिग्री पर ठोस या द्रव का घनत्व D1 है तथा आयतन VT है। यदि लिए गए ठोस या द्रव की मात्रा हम m मान ले तो m किसके बराबर होगा? उसका घनत्व गुणा आयतन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब आपका मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये सब बच्चे जानते हैं, ठीक है। द्रव्यमान किसके बराबर होता है? घनत्व गुणा आयतन। अब गामा क्या है? अगर मैं इसमें वैल्यू रखूँ VD नॉट तो ये क्या होगा? V0 1 प्लस गामा T इंटू DT, ये सूत्र है आपका। तो गामा जो है ये एक्चुअली जो है गामा क्या है? ठोस का द्रव का आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है। ये V0 की वैल्यू यहाँ पर एक्चुअली इसको इस फॉर्म में रखा गया है, ठीक है। अब गामा क्या है? ठोस या द्रव का आयतन प्रसार गुणांक। तो dt की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो ये क्या होगा? V0 से V0 कटेगा आपका, और D0 अपॉन 1 प्लस गामा T ये वैल्यू होगा। अब हम इसको 1 प्लस गामा T को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ घात 1 थी, यहाँ -1 हो जाएगी। और हमने आपको बताया था बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 प्लस x की पावर n होता है 1 प्लस nx प्लस, और ये आगे चला जाएगा। तो ये हम जब लगाएंगे -1, ये -1 यहाँ आ जाएगा, तो ये माइनस गामा T होगा। और भी टर्म्स आगे जाएंगे लेकिन हम छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि वैल्यूज़ बहुत छोटी है। तो द्विपद प्रमेय से तथा उच्च पदों को नगण्य लेने पर dt की मान कितना आएगा? D0 1 प्लस गामा T। अब गैसियों में ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन गैसेस में कैसे होता है? गैसों में ठोस या द्रव की अपेक्षा ताप वृद्धि से अधिक प्रसार हो जाता है। गैसों में प्रसार 2 विधियों से कर सकते हैं। दाब स्थिर रखकर ताप बढ़ाने से गैस के आयतन में वृद्धि होती है तथा आयतन स्थिर रखकर गैस का ताप बढ़ाने पर गैस के दाब में वृद्धि होती है। गैसों का आयतन प्रसार गुणांक, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ गैसेस, क्या होगा? किसी गैस का दाब स्थिर रखकर उसका ताप अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर गैस के आयतन में होने वाली वृद्धि तथा गैस के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को गैस का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ गैस का अगर हम निकालना चाहें वो क्या होगा? वो होगा गैस के वॉल्यूम में increase in the volume of the gas divided by the initial volume of the gas into change in the increase in the temperature। तो वैल्यू रखेंगे, गामा कितना होगा? डेल्टा V ओवर V इंटू dt। बार हम इसको काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। इसकी इकाई पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन है। गैस का दाब प्रसार गुणांक अगर प्रेशर
एक्सपेंशन कोफिशिएंट निकालना चाहे, ये तो आपका आयतन प्रसार गुणांक था। अब प्रेशर इसका हम निकालना चाहे, दाब प्रसार गुणांक तो क्या होगा, स्थिर आयतन पर किसी गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके दाब में वृद्धि तथा गैस के प्रारंभिक दाब के अनुपात को गैस का दाब प्रसार गुणांक कहते हैं। तो गैस का दाब प्रसार गुणांक मतलब प्रेशर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ गैस हम क्या कहेंगे, गैस के दाब में वृद्धि, इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द गैस, डिवाइडेड बाय गैस के ताप में वृद्धि, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस, इनटू गैस का प्रारंभिक दाब मतलब इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो बीटा क्या होगा, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इंटू पी। इसका भी इकाई क्या है, इसका यूनिट क्या है, पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन है। गामा तथा बीटा में अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूँ तो पूर्ण गैस समीकरण, ठीक है, तो है कंप्लीट गैस इक्वेशन हमको पता है, पी वी इजिकल टू म्यू आर टी होता है, अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब नियत दाब पर अगर मैं जो है इक्वेशन ऑफ जो है प्रेशर का, ये सॉरी नियत दाब मतलब आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, उस पर अगर मैं इक्वेशन ले लूँ तो P कांस्टेंट करके P डेल्टा V होगा म्यू आर टी डेल्टा टी। समीकरण 2 हमने इसको माना है 1 और इसको माना है हमने 2। इसको जब हम इक्वेशन 2/1 करेंगे तो P डेल्टा V ओवर पी वी आएगा, तो म्यू आर टी ओवर डी टी इंटू म्यू आर टी, म्यू से म्यू कटा, आर से आर कटा। तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा डेल्टा V ओवर V इजिकल टू डेल्टा T ओवर T। तो गैस का आयतन प्रसार गुणांक गामा क्या होगा, डेल्टा V ओवर V इंटू डेल्टा T, जो आपके 1/T के बराबर आएगा। आप यहाँ से निकाल सकते हैं वैल्यू, कैसे निकाला है देखिए, T को इधर लेके चले गए, डेल्टा V ओवर V इंटू इसको अगर मैं दी जाऊँ तो ये 1/T के बराबर ही आएगा। तो नियत आयतन पर समीकरण 1 का आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन मतलब इसको हम पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे, तो डेल्टा पी वी, अब हमने v को छोड़ा और p को चेंज दिखाया, v टेम्परेचर के साथ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, हम फिर से इक्वेशन 1 कौन सी थी, पी वी इज इक्वल टू ये आपका है म्यू आर टी, ये हमारा पहला इक्वेशन था। इसके साथ इसको बटे करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए v से v कटा, म्यू आर कटा, तो डेल्टा p ओवर p इज इक्वल टू डेल्टा t ओवर t आया। तो गैस का आयतन प्रसार गुणांक बीटा कितने के बराबर होगा, फिर से वही चीज़ है, इसको नीचे लेके हम चले गए तो हमको ये क्या मिला, 1/T के बराबर। तो उपयुक्त संबंध से यह सिद्ध होता है कि गामा तथा बीटा के मान गैस के ताप पर निर्भर करते हैं। गामा तथा बीटा का मान ताप बढ़ने पर कम हो जाता है। कमरे के ताप पर गामा बीटा 3.3 पर केल्विन और 0 डिग्री ताप पर गामा या बीटा का मान होता है 3.7 पर केल्विन। गैसों के लिए गामा का मान ठोस तथा द्रवों की तुलना में बहुत अधिक होता है। अब दैनिक जीवन में अगर हम ठोस का महत्व देखें तो एक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये आपको खुद लिखना है, मतलब खुद समझना है इस चीज़ को। ऊष्मीय प्रसार के कारण रेल की पटरियाँ गर्मियों में तिरछी ना हो जाए, इसलिए आपने देखा होगा बीच में जगह छोड़ी जाती है, तो ये उसको फैलने के लिए पर्याप्त स्थान देता है। फर्श के कमरों में आपने देखा होगा कि जब हमारे सीमेंट के जहाँ फर्श होंगे पुराने घरों में आप देखिए तो उनके बीच में कांच की पट्टियाँ लगाई जाती हैं ताकि ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में प्रसार होने के कारण जब फैलेगा फर्श तो चटके ना। टेलीफोन के अगर तारों के 2 खंभों के बीच आप देखोगे तो तार को तान के नहीं बल्कि थोड़ा उसको ढीला बांधते हैं ताकि जाड़े में सिकुड़कर अधिक तनाव के कारण वो टूट ना जाए। कांच की बोतलों में फंसी कॉर्क को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसकी गर्दन को आप गर्म कर दीजिए तो उसका व्यास बढ़ जाएगा और कॉर्क आराम से बाहर निकल आएगी। लोहे का पुल बनाने में गर्डरों का एक सिरा कसते हैं तो दूसरा सिरा ठोस बेलने पर रखते हैं और थोड़ा सा उनके बीच में जगह छोड़ देते हैं ताकि गर्मियों में गर्डरों को प्रसार करने के लिए कुछ खाली स्पेस स्थान मिल जाए। घोड़ा गाड़ी पर अगर हमें लोहे का हॉल चढ़ाना है, लोहे की पहिया टाइप का चढ़ाना है, आपने देखा होगा रिम जैसा होता है, तो हम हॉल को गर्म कर देते हैं। गर्म करते हैं क्योंकि लोहे की है वो फैल जाएगी, तो आराम से उस परिधि में उसको पहिए के ऊपर रख देते हैं और उसमें चढ़ा देते हैं। ठंडी होने पर वो जो है सिकुड़ता है और पहिए को मजबूती से पकड़ लेता है। इसी तरह से थर्मोस्टेट का भी कंसेप्ट आपको इसमें दिया गया है। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा की।
ऊष्मा देने पर किसी पदार्थ के ताप में वृद्धि होती है। किसी पदार्थ को गर्म करने के लिए पदार्थ में दी गई ऊष्मा को हम डेल्टा क्यू से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा को हम m मान के चलें और जो ताप में वृद्धि हुई है उसे डेल्टा टी माने, तो हम देखेंगे कि जो आपका ऊष्मा दी गई है वो समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m, मतलब मात्रा, मतलब मास ऑफ दी जो भी सब्सटेंस हमने दिया इनटू डेल्टा टी, ताप में वृद्धि मतलब टेम्परेचर में चेंज। तो जब हम यहाँ पर ये प्रोपोर्शनैलिटी या समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, ये s है। s एक नियंत्रक है जिसे हम पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट कहते हैं। m अगर मैं 1 kg मानूँ और डेल्टा टी को 1 केल्विन लूँ तो डेल्टा क्यू क्या है, 1 करने पर ये s के बराबर आएगा। अतः किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप के 1 केल्विन या 1 डिग्री परिवर्तन के लिए अवशोषित या बहिष्कृत की जाती है। इसका सही मात्रक जूल प्रति केल्विन किलोग्राम केल्विन है। मतलब द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ substance is the amount of heat required by the substance of 1 unit mass so that the temperature of it increases through 1 Kelvin or through 1 degree Celsius. It can take to increase the temperature by 1 degree or 1 Kelvin, or it can leave heat to change the temperature by 1 degree or 1 Kelvin. ऊष्माधारिता, थर्मल कैपेसिटी, किसी पदार्थ के को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ के ताप में 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करे। तो ऊष्माधारिता क्या है, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सब्सटेंस टू चेंज इट टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। यदि किसी पदार्थ का ताप T से बढ़कर T प्लस डेल्टा टी कर लिया है और ऊष्मा उसने कितनी ली, डेल्टा क्यू, तो पदार्थ की ऊष्माधारिता क्या होगी, C होगी Q बटे डेल्टा टी। ऐसा पद्धति में ऊष्माधारिता की इकाई है जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस। चूंकि दी गई ऊष्मा Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी है तो ऊष्माधारिता C क्या होगी, Q ओवर डेल्टा टी, जो कि बराबर किसकी होगी, ओवर डेल्टा टी इधर लेके मैं चली जाऊँ MS के बराबर। अब हम बात करेंगे कैलोरीमीटर की। इसका एक जनरल मैं आपको वो देती हूँ और नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। कैलोरीमीटर या ऊष्मामापी क्या है, यह तांबे का एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें तांबे की तार का एक विलोडक होता है। ठीक है, उसकी सहायता से द्रव को हिलाकर उसके ताप को हम एक समान बनाते हैं। तो ये एक आपका सिलेंड्रिकल यूटेंसिल होता है और उसमें आप जो एक चम्मच, ठीक है, एक स्पून जैसा होता है जिससे कि हम जो भी लिक्विड डालें उसको उसमें हिला सकते हैं। ऊष्मा का जल तुल्यांक, वाटर इक्विवेलेंस ऑफ कैलोरीमीटर क्या होता है, ऊष्मा का जल तुल्यांक ऊष्मा की वह मात्रा है, वो अमाउंट है जिसका ताप 1 डिग्री बढ़ने पर उतनी ऊष्मा का आवश्यकता होती है जितनी ऊष्मा कैलोरीमीटर का ताप 1 डिग्री बढ़ाने में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जितनी की ऊष्मा कैलोरीमीटर, द अमाउंट ऑफ हीट द कैलोरीमीटर रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो माना कि विलोडक सहित कैलोरीमीटर का द्रव्यमान m है और कैलोरीमीटर की पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा s है, तो जल तुल्यांक कितना होगा कि कितना जल ले कि उसमें भी 1 डिग्री का ही चेंज आए जितना कि कैलोरीमीटर में 1 डिग्री का चेंज आ रहा है। तो ये कितना होगा, W इक्वल टू m इंटू एस। तो जल तुल्यांक का मात्रक किलोग्राम या ग्राम होता है। ठीक है, इसको और डिटेल में इसके प्रिंसिपल्स को हम पढ़ेंगे। बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी आपको दे दिया जाएगा। आप ध्यान से वीडियो देखिए, असाइनमेंट को पूरा करिए और कोई भी आपको समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।